गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं गुरमुख सिंह लांबा, मेरठ डिवीजन में चाइल्ड प्रोटेक्शन में मैं यूनिसेफ की तरफ से डिविजनल टेक्निकल रिसोर्स पर्सन हूँ। एंड आज हम मिशन शक्ति द्वितीय चरण, जो कि अब अपने सेकेंड फेज में पहुंच चुका है, आज इसके अंदर 15 तारीख को हम पीसीपीएनडीटी एक्ट के ऊपर एक वेबिनार आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 रिसोर्स पर्सन हैं। पहले हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट के हमारे एसीएमओ सर डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम, जो नोडल हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट पर, एंड साथ ही हमारे साथ लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर हैं श्रीति सगर। ये आज हमें प्रवीण कुमार गौतम जी हमें पीसीपीएनडीटी एक्ट के ऊपर जानकारी देंगे। एंड डॉक्टर श्रीति सगर हमें जो प्रैक्टिकली जो हमारे सोसाइटी में जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, उनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनमें साइकोलॉजिकल चेंज कैसे लाई जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। और प्रवीण कुमार गौतम जी हमें एक्ट के ऊपर जानकारी देंगे और अपने विभाग के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसके ऊपर हमें जागरूक करेंगे। तो आई इनवाइट फर्स्टली डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम जी कि आप आए और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको पीसीपीएनडीटी एक्ट और अपने विभाग के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं भ्रूण हत्या पर, उसके ऊपर जागरूक करें। थैंक यू सो मच। वेलकम प्रवीण कुमार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम, नोडल पीसीपीएनडीटी मेरठ। मैं यहाँ पर एडिशनल सीएमओ हूँ और पीसीपीएनडीटी विभाग को देख रहा हूँ। भारतवर्ष है, पूरे भारतवर्ष के अंदर महिलाओं के ऊपर जो हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उनका सबसे जो जीता जागता प्रमाण अभी हाथरस की घटना हुई है। तो इस प्रकार की घटनाएं सारे पूरे प्रदेश के अंदर और इन घटनाओं के ऊपर जो पूरा का पूरा हमारा समाज है, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में सबसे पहले इसका कारण, जो मुख्य रूप से जो कारण है, वो कारण है कि हमारे पूरे 2 देश ऐसे हैं हमारे, एक पांडिचेरी है, एक वो दूसरा केरल है, जहां पर हमारी जो महिलाओं का और पुरुषों का जो लिंग का अनुपात है, वो लिंग अनुपात केवल, यानी कि अगर वहां पर 1000 पुरुष हैं तो उनके ऊपर जो पांडिचेरी और केरला है, वहां पर हमारे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नहीं है जहां पर कि हमारी जो पुरुष हैं उनसे जो महिलाएं हैं वो हमेशा पूरे प्रदेश में सभी जगह वो अगर यदि देखें अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर 900, अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके ऊपर 931 हमारी महिलाएं हैं। इसी प्रकार से यदि हम उसको उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में देखते हैं तो वो यानी कि 912 हो जाती है। 1000 पुरुषों के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 912 महिलाएं हैं। मेरठ जनपद की स्थिति और भी चिंताजनक है। जब से मैं यहाँ पर हूँ तो जो सर्वे हैं वो चिंताजनक हैं। वो हमारे 1000 पुरुषों के ऊपर 894 हमारी महिलाएं। इस प्रकार से यदि वो महिलाओं का प्रतिशत कम रहा तो उनके ऊपर स्वाभाविक है कि उनके ऊपर जो अत्याचार है वो शोषण बढ़ने लगते हैं। और यही हम अपने समाज के अंदर देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर शोषण अत्याचार बढ़ रहे हैं। यदि अब इसी वक्त हम देखें कि इसके लिए 1994 के अंदर भारत सरकार ने महिलाओं की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए कि उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, तो के अंदर एक एक्ट बनाया और उस एक्ट का नाम रखा पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शनल एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो होती है, पीसीपीएनडीटी एक्ट के रूप से हुई 1994 के अंदर। तो ये हमारा एक्ट है, 94 एक्ट बोलते हैं इसको, पीसीपीएनडीटी एक्ट। इसके अंदर प्री कंसेप्शनल का मतलब यदि कोई स्त्री किसी परिवार के अंदर जाती है और वो शादी बच्चा धारण, गर्भ धारण करने से पूर्व ही यदि कोई इस प्रकार की इच्छा करता है कि इस महिलाओं को, ये घर के अंदर जो आई है, इसको केवल पुत्र रत्न ही हो, लड़का ही हो, तो ये भी अपराध है। इसी प्रकार से यदि गर्भ वो धारण करती है और गर्भ धारण करने के पश्चात में हम कोशिश करते हैं कि जो होने वाला जो बच्चा है जो हमारा है उसका लिंग केवल पुरुष ही हो और वो स्त्री ना हो,
तो उसके लिए जो विभिन्न जगह अल्ट्रा टेक्निक वहां पर जाकर जो हम जांच कराएं, ये भी एक प्रकार से यानी कि अपराध है। इस प्रकार से यानी कि इस एक्ट के अंदर प्री कंसेप्शनल गर्भधारण से पूर्व और प्री नेटल यानी कि गर्भधारण के अंदर अगर किसी भी प्रकार का हम ये जानने की इच्छा करते हैं कि ये महिला है या पुरुष है, वो लिंग की जांच करते हैं, तो ये इस एक्ट के अंदर एक प्रकार से आपराधिक है और ये इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की धाराएं लगती हैं। मेरठ के अंदर लगभग हमने यानी कि हमारे 172 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं। मेरठ के अंदर यानी कि पिछले 1-1.5 वर्षों के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा एक मुखबिर योजना शुरू हुई है। उस योजना के ये हमारी योजना 2019 से प्रभावी है और इस मुखबिर योजना के अंदर मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हम भ्रूण लिंग की जांच करने वाले लोगों को पकड़े और किसी भी स्थिति में भ्रूण लिंग की जांच समाज के अंदर इन अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर हम कभी ना होने दें। उसके लिए हमने लगभग यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 17 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो यानी कि भ्रूण लिंग के अंदर करते हैं। तो भ्रूण लिंग की जांच के अंदर हमने 14 मेरठ के अंदर हमारे ऐसे लोगों को पकड़ा है। 37 उन आपराधिक कार्यों में लिंग की जांच करते हैं, भ्रूण लिंग की जांच करते हैं, हमने उनको पकड़ा है और उनको विभिन्न उनकी जो धाराएं हैं उन धाराओं के अंदर उनको जेल भी पहुंचाया है और उनके ऊपर मुकदमे भी हमने चलाए हैं। तो मेरा ये मानना है कि केवल एक प्रकार के जो हमारे पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उस एक्ट के साथ साथ यदि समाज के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि जो पुरुष हैं, पुरुषों के समान ही महिलाओं का हैं, वो भी इस समाज के अंदर उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही लाभकारी हैं जितने कि हमारे बेटे हैं। तो ये मानसिकता बदलने की बात है। नियमों से नियम सरकार की ओर से बड़े अच्छे नियम पीसीपीएनडीटी 94 के अंदर उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार की जो हमारी धाराएं हैं उसमें मुकदमे चलते हैं, उनको सजा भी मिलती है और ये मेरठ के अंदर हमने इसको पूर्ण रूप से प्रभावी रूप से लागू किया है। जहां से भी हमें मुखबिर योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री जी की जो हमारी मुखबिर योजना है ये बड़ी अच्छी है। इसके अंदर जो भी हमें कोई सूचना देता है, जिले के अंदर कहीं से भी हमें कोई सूचना मिलती है तो हम उसके अकाउंट में बिना उसको परिचय कराए 40,000 रुपए का हम उससे प्रोत्साहन राशि देते हैं। इसी प्रकार से जो महिला जो गर्भ धारण करती है हम उसको एक डमी के रूप में ले जाते हैं और हम उसको जहां भी लिंग की जांच करने में वो पकड़े जाने पर हम उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं। इसके साथ ही जो कोई भी हमारा सहयोग करता है, उस महिला के साथ जाने में जो सहयोग करता है उसको 60,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि इस मुखबिर योजना के अंदर दी जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर 2019 से लिंग की जांच करने के लिए मुखबिर योजना पूरी तरह से प्रभावी है और हमारे यानी कि जनपद मेरठ के अंदर हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 17 जो मुखबिर योजनाओं में लोग पकड़े गए हैं, केस पकड़े गए, उसमें से हमने 14 केस ऐसे हैं जो मेरठ के अंदर पकड़े गए हैं और इसके अंदर इसके परिणाम भी सुखद रहे हैं। निश्चित रूप से जो महिलाओं की जो लिंग जांच है उसमें करने में लोग डरने लगे हैं और हमारे मुखबिर जो हैं वो पूरे जनपद के अंदर हर कोने में फैले हुए हैं। किसी भी प्रकार की सूचना हमें मिलती है तो उसके ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई होती है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आपके आसपास कहीं भी किसी भी प्रकार की भ्रूण लिंग की जांच हो रही है या किसी भी प्रकार की जांच के अंदर हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर कहीं भी आपको दोषी लग रहे हैं या उनकी सूचना आप हमें तुरंत दें। मेरे को यहाँ सीएम ऑफिस का हमारा कंट्रोल रूम नंबर है, हमारे सीएमओ सर को दें, डीएम सर को आप जिलाधिकारी महोदय को दे सकते हैं और आप मुझे मेरे फोन नंबर 9897224391 पर किसी भी समय आप मुझे सूचना किसी जगह से अगर पूरे जनपद के अंदर कहीं से भी भ्रूण लिंग की जांच में कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर या कुछ अवांछनीय लोग भी हैं, हमने जो कुछ ऐसी अल्ट्रासाउंड मशीनें पकड़ी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है,
वो कुछ टेक्नीशियन हैं जो बाहर से हमारे थाईलैंड की बनी हुई मशीनें हैं, उन मशीनों को ला करके वो पॉकेट, बहुत मोबाइल पॉकेट, छोटी पॉकेट में आ जाती हैं, उन मशीनों को ले जाकर के गली गली मोहल्ले के अंदर वो 30 से 40 हजार रुपए लेकर के भ्रूण लिंग की जांच कर रहे हैं। और इन छोटी मशीनों को कैरी करना बहुत आसान है। तो यदि हम इन सारी मशीनों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे वो कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर्स नहीं है, वो टेक्नीशियन है और वो इस अवांछनीय कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि इनकी सूचना मिलती रहती है और हम उनके ऊपर प्रभावी कार्यक्रम जो अपने हैं वो पूरी टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद में पूरी तरह से हम जाल बिछा करके उनको पकड़ते हैं। और यदि हम सभी लोग इस कार्य में जुटेंगे तो निश्चित रूप से भ्रूण लिंग की जो जांच करने वाले लोग होंगे वो बिल्कुल जैसे इस मेरठ जनपद से लोग भाग गए हैं, भाग खड़े हुए हैं, तो वो दूसरे जनपदों में जाकर के ना करने लगे। तो वहां भी जरूरत है इसी प्रकार के, पूरे प्रदेश में जब ये कार्यक्रम चलेगा तो निश्चित रूप से भ्रूण लिंग की जांच में कमी आएगी। तो मैं आप सभी का फिर से एक बार आभार प्रकट हूं कि आप सभी लोग इस वेबिनार के माध्यम से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन हमारे बीच ही ना रह जाए। ये समाज के अंतिम क्षण तक जो लोग हमेशा यानी कि पुत्र की लालसा में पागल हुए जा रहे हैं, हम उनको भी समझाएं कि पुत्रियां हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और किस प्रकार से यानी कि हम उनका सहयोग से इस राष्ट्र को, इस पूरे समाज को आगे ले जाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार साहब का। थैंक यू सो मच सर। हमारे यहाँ पे भी एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं क्या इसके लिए कोई स्टेट पर कोई हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है जिस पर हम सूचना दे सकते हैं कि आप ही को दे दें सूचना डायरेक्ट? तो सर स्टेट का होगा हेल्प, अभी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आप मुझे अगर जनपद मेरठ के अंदर कोई भी सूचना है तो आप मुझे दे सकते हैं। जनपद के अंदर आप सीएम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो होते हैं वो हमारे यानी कि वहां पर दे सकते हैं। नोडल इसके 2 बनाए गए हैं, जिलाधिकारी महोदय और एक मैं हूं सर, इसमें नोडल हूं। आप मेरे पास सूचना जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा भी आ सकती है, जिलाधिकारी महोदय जी को दे दीजिए, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी को दे दीजिए, वहां से सूचना मेरे पास आएगी और मैं अपने मुखबिर को सक्रिय करूंगा और मुखबिर के द्वारा एक पूरी टीम बना करके हम वहां जाएंगे। तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी सूचना मिल रही है, जिलाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, जनपद के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को देंगे तो वो वहां से सूचना मेरे पास आ जाएगी, जो जनपद के नोडल हैं उनके पास आ जाएगी। और आई है, एक बार हमारे यहाँ से जज न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने यानी कि जिलाधिकारी महोदय को कहा, जिलाधिकारी महोदय ने सीएमओ सर से कहते वो सूचना अंततः मेरे पास ही आनी है और मुझे ही उसकी टीम बना करके उसमें ऐसे अपराधियों को पकड़ना है। Okay, great. Thank you so much, sir. Thank you, Praveen sir. Now I request श्रीति जी कि आप आए और इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है और इसको कैसे रोके उसके बारे में सबको लाभान्वित करें। थैंक यू प्रवीण सर। थैंक यू गुरमुख सर, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी अभी पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। सर अक्सर लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सूचना कहाँ दी जाए, उसकी समस्या का समाधान सर आपने कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके की अगर कोई हेल्पलाइन स्टेट पे या डिस्ट्रिक्ट पे चल रही है तो हम उसको जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में प्रकाशित करा दें। बात आती है कि इस तरीके की समस्या आती क्यों है, पीसीपीएनडीटी एक्ट की जरूरत पड़ी क्यों, भ्रूण हत्या होती क्यों है? देखिए हम सब जानते हैं उसका सबसे पहला रीजन जो होता है वो कहीं ना कहीं असुरक्षा को लेके होता है। जब लोगों के दिमाग में ये है कि लड़कियां आज के टाइम में असुरक्षित हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर प्रवीण सर ने भी कहा कि हाथरस वाला केस इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। इससे पहले हैदराबाद वाला केस था जो हमारे प्रकाश में आता रहा है। तो देखिए इस असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए हम ही को प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा समाज में सुरक्षित रहे, हमारी बच्ची समाज में सुरक्षित रहे, हम हर जगह अपने बच्चे के साथ नहीं जा सकते, तो हमें प्रयास करके अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला प्रयास ये करना पड़ेगा कि दूसरे के बच्चे को हम सुरक्षित करें। क्योंकि यकीन मानिए अगर आज हम किसी की बच्चे की सुरक्षा करेंगे तो कल वो एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आएगा, सोसाइटी के अंदर आएगा और हमारा बच्चा हमारे जहां भी है, जहां पर हम उसके साथ नहीं है, जहां लोगों में इतनी जागरूकता होगी, वो हमारे बच्चे को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा जो एक रीजन हो रहा होता है वो होता है आर्थिक रीजन।
लड़कियां होंगी आगे चल के क्या करेंगी, इनकी शादी करनी है, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, ये सारी समस्याएं इसके सामने आती हैं। तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। आप जानते हैं बाल विवाह एक इसी असुरक्षा का एक परिणाम स्वरूप हमारे सामने कुरीति समाज में व्याप्त है। अगर असुरक्षा की भावना रहती है तो बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी हमारे सामने रहती हैं। तो उसके रोकने के लिए भी हम यही कहेंगे कि अगर हम अपने आप से इतने दृढ़ हो जाएं मानसिक रूप से कि हम अपने आसपास अगर ऐसी कोई भी घटना होते देखते हैं, चाहे वो छेड़छाड़ की घटना हो बच्चियों के साथ, चाहे घरों में होने वाली घरेलू हिंसा हो, अगर आप अपने आसपास देखते हैं कि दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है या दहेज की जो एक प्रथा है उसको हम अपने दिमाग में रख लें कि हम अपने दिमाग से इतने स्ट्रांग हो जाएं, हम मेंटली इतने प्रिपेयर हैं कि ना हम दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे और ना ही किसी को लेने देंगे। अगर आपको इस तरीके की कोई घटना भी पता चलती है तो आप अपने स्तर पे उन लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सर ने अभी एक बात कही कि अगर हेल्पलाइन नंबर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई बात आपको पता चलती है जहाँ पे भ्रूण हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या के कोई भी कारण हैं, तो कई विभागों द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर भी चलाई जा रही हैं। अगर उन हेल्पलाइन नंबर्स पे भी आप अपनी बात कह देते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के पास, उस जनपद के पास वो पहुँच जाएगा और वहाँ से एक टीम गठित होके उस भ्रूण हत्या को रुकवाने का पूरा प्रयास करेगा या कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे इस तरीके की टेस्टिंग की जाती है। कोई व्यक्ति विशेष है जैसा सर ने अभी बताया छोटी-छोटी मशीनें हैं जो टेक्नीशियन द्वारा यूज़ की जाती है। वो कहाँ आएँगी? वो हम ही लोगों के बीच में आएगा। अगर सोसाइटी में भी टेस्ट किया जा रहा है, तो वो भी हमारे लोगों के पास ही आएगा। इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? हम अगर हमारे आस-पास कोई प्रेग्नेंट है, तो वो कहीं न कहीं टेस्ट कराने जाएगी। वो टेस्ट कराने जाएगी, तो वहीं से वो सूचना प्राप्त करते हैं। तो हमको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति आता है, तो इससे पहले कि वो इस तरीके का कोई टेस्ट करे या लोभ उस लोभ में आके कि हमारा बेटा होगा या बेटी होगी, हम वो टेस्ट कराएँ, उससे पहले हम एक सूचना उनको दें, उस व्यक्ति का एक फ़ोटो आप लोग क्लिक कर लें, ताकि उस व्यक्ति की पहचान की जा सके। उसका अगर हो सकता है तो मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी बहाने से आप ले लीजिए ताकि वो उस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके। सोच में परिवर्तन सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा है इसके बीच में कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस तरीके के केसेज़ हमारे सामने आते रहेंगे। और अगर हम एक भ्रूण हत्या से ही अगर शुरुआत करेंगे, तो जो एक लिंगानुपात की सर ने अभी बात करी उसको हम एक लेवल पे लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर समाज के 2 पिलर होते हैं, महिला और पुरुष। अगर उसमें से एक भी कोई कम होगा, तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी, वो इमारत खड़ी नहीं रह सकेगी। तो उस समाज में बैलेंस बनाने के लिए हमें इन भ्रूण हत्याओं को रोकना पड़ेगा और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरठ के अंदर जो पिछले वर्ष का हमारा लिंगानुपात रहा था, वो 943 रहा था। बहुत कम से हमने शुरुआत करी थी, लेकिन कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे लिंगानुपात अभी भी 600 में या 800 में चल रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि वहाँ पे इतनी जागरूकता हम फैलाएँ और वो कुछ एक टीम के द्वारा नहीं होगा, जितने लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, वो अगर उनकी कोई समस्या है तो हमें कॉल करें। 181 एक हेल्पलाइन है जो महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। अगर आप इस पे कोई कॉल करके जानकारी लेना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, कहीं किसी तरीके की दिक्कत है, तो आप इस पर बताइए। आप इसमें बताएँगे जिस जनपद के लिए आप कॉल करेंगे, उस जनपद की टीम आपसे बात करेगी, उस समस्या का समाधान करने के लिए पूरा जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आप एक बार अपना निडर होके बोलिएगा, समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा एक पुलिस की हेल्पलाइन है 1090 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है जो बहुत ही पिछड़ा एरिया होता है, वहाँ पे छेड़-छाड़ की बहुत दिक्कत रहती है, जिस कारण से बच्चियों को जो है अगर कॉलेज बहुत दूर है या स्कूल तक पढ़ाई करा दी जाती है, कॉलेज तक नहीं जाने दिया जाता क्योंकि कॉलेज घर से बहुत दूर होता है, उसका एक रीज़न है, सुरक्षा भी होता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या से आप पीड़ित हैं या आप अपने आस-पास ऐसा देखते हैं कि ऐसा होता है आपके क्षेत्र में, तो आप इस 1090 हेल्पलाइन पे कॉल कीजिएगा। पुलिस द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए। तो जिस क्षेत्र जो पूरा एरिया रहेगा, जो पूरी दूरी रहेगी, उस दूरी को
पर जगह जगह पर पुलिस की वैन्स खड़ी रहेंगी, जिससे वो असुरक्षा की भावना को आपके दूर किया जा सके और बच्चियों को घर में ना रोका जाए और बच्चियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अलावा एक 112 हेल्पलाइन है जो पुलिस द्वारा ही संचालित की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की एक इमरजेंसी हेल्पलाइन है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे में कभी भी हैं, तो आप इस हेल्पलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से रात को 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फँसे हुए हैं कि कन्वेंस नहीं मिल रहा है, देर रात हो गई है, बहुत असुरक्षा की भावना है, तो आप इस हेल्पलाइन का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें, अगर ऐसी कोई समस्या जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं तो वन स्टॉप सेंटर मेरठ जनपद में मेडिकल परिसर में है। अगर आप वहाँ आते हैं, आपके साथ पीछे कोई घटना हुई हुई है या पीछे से आपको कोई घटना के बारे में पता हुआ है, चाहे वो भ्रूण हत्या से संबंधित है, चाहे वो बाल विवाह से संबंधित है, ऐसी किसी घटना के बारे में आप कह नहीं पा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं आपके नाम इसके ना आए या आप इस ऐसे अपने क्षेत्र में इस तरीके की कोई समस्या दोबारा नहीं चाहते हैं, तो आप 181 पे कॉल कर सकते हैं। वन स्टॉप सेंटर पर आप विज़िट कर सकते हैं जो कि मेरठ मेडिकल परिसर में स्थित है। यहाँ पर आपके एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम है, जो आपकी काउंसलिंग करेगी या आप किसी की अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मान लीजिए भ्रूण हत्या के बारे में ही हम बात करें, परिवारजन प्रेशर बना रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे का लिंग परीक्षण करा के उसका जो है गिरा दिया जाए अगर पता चले कि लड़की है या लड़का है और आप चाहते हैं कि काउंसलिंग हो या अगर कोई उनको समझा दे, तो आप 181 पे कॉल कर सकते हैं या फिर खुद मेडिकल परिसर में स्थित वन स्टॉप सेंटर में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम बैठी हुई है। वो आपके परिवारजनों को समझाएँगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके की जो सोच है उनके दिमाग में उसका परिवर्तन किया जाए। क्योंकि देखिए समाज की एक दृढ़ बनाने के लिए प्रयास हम ही लोगों को करने होंगे और वो प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हम सब लोग साथ में खड़े नहीं होंगे। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये हम सबकी सामाजिक ज़िम्मेदारी है, जिसे हमको पूरा करना चाहिए। थैंक मैं यू सो यही मच कहना श्रुति चाहूँगी। जी। जी, प्रवीण थैंक यू सर, आप सर। हमारे साथ हैं अभी? बिल्कुल हूँ सर। जी, दो क्वेश्चंस आए हैं। पहला तो है कि आप अगर अपना नंबर रिपीट कर सके तो प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गौतम, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9897 224391 98 97 22 43 91 ओके, 9897224391। थैंक यू सर। सर, एक और क्वेश्चन है, ये आप दोनों के लिए ही है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कोई परिवार का सदस्य लिंग के जांच के लिए फोर्स करता है तो क्या उस पे भी कार्रवाई करवाना मुमकिन है? बिल्कुल है सर, ये किसी भी प्रकार की जो मैंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है किसी लिंग के लिए जांच कराना। अगर कोई एक लड़की की शादी होती है, परिवार के अंदर आ रही है और वहां आने के पश्चात उसको ये कंपेल किया जाता है कि आप फला डॉक्टर से, वैद्य से ताबीज ले लो, कोई दवाई ले लो और अगला जो बच्चा होगा गर्भधारण से पूर्व ही आप ले लो और आपके लड़का ही होना चाहिए, तो ये भी पनिशेबल क्राइम है। 1994 की पीसीपी एनडीटी एक्ट के अनुसार आपके ऊपर मुकदमा दायर हो सकता है। हेलो गुरमुख सर, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि मुकदमा कायम हो सकता है। ये प्रेशर करना कि लड़का ही होना चाहिए, एक तरीके से घरेलू हिंसा का भी एक तरीका है। तो इस अगर घरेलू हिंसा के अंतर्गत इस तरीके की बात भी कही जा रही है, तो वो घरेलू हिंसा में आएँगी और इसमें भी सज़ा का प्रावधान है, इस पे भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। एंड आई थिंक इसके अंदर तो हमारी जो 181 है और वन स्टॉप सेंटर की टीम है, ये भी इसके अंदर इंटरवीन कर सकती हैं और उनको रेस्क्यू भी करा के सपोर्ट भी प्रोवाइड करा सकती हैं। जी सर, बिल्कुल सर, इसलिए मैं 181 और वन स्टॉप सेंटर के बारे में बता रही थी। अगर इस तरीके के कोई भी केस है, तो आप 181 पे कॉल कीजिएगा। कॉल आपकी रिसीव होगी, अगर नहीं होती है तो क्योंकि हेल्पलाइन नंबर है, बिज़ी हो सकती है, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा, हार नहीं मानिएगा।
इस तरीके का किसी भी तरीके प्रेशर करना, पीसीपीएनडीटी एक्ट में सर ने जैसे कि अभी बताया भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसमें शामिल है तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं आप लोग का थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हैं। एंड आई रियली बिलीव कि जो भी व्यक्ति आज हमारे यहाँ से सेंसिटाइज होके जा रहे हैं, प्लस जो हमारे यहाँ पे बातें बताई गई वो सब लेके जा रहे हैं, तो आगे उनका उपयोग भी करेंगे और अपने साथ में अपने जानने वालों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे, ताकि हम मेरठ के अंदर लिंग अनुपात बढ़ा सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्ते।